नमस्कार प्यारे बच्चों, और आप लोग ठीक से होंगे। चलिए तो फिर आज हम लोग मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। मौर्यकालीन व्यवस्था में देख रहे होंगे मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय, उसके राज सत्ता के समय, उसके शासन में वहाँ की जो सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन कैसे थे, कैसे लोगों का रहन सहन, कैसे लोगों का खान पान, कैसे लोगों का आचार विचार, कैसे लोगों के रोजगार, कैसे लोगों के धर्म आदि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसके अध्ययन का जो मुख्य स्रोत है चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे आचार्य चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र पुस्तक की जो रचना किया है, और मेगस्थनीज की जो इंडिका है, और विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, आदि स्रोतों से वहाँ के कंडीशन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग पहले पढ़ेंगे सोशल कंडीशन, सामाजिक स्थिति क्या थी वहाँ की, समाज में रहन सहन कैसा था, लोगों का आचार विचार कैसा। तो पहली हेडिंग है वर्ण एवं वर्णाश्रम व्यवस्था। वर्ण एवं वर्णाश्रम व्यवस्था, जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत भूमि पर वैदिक काल से वर्ण व्यवस्था लागू हो गई है, अर्थात जातियां बनी। जातियां उस समय के लोगों ने अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार निर्मित किया था, क्योंकि पिछले सेमेस्टर फर्स्ट में आपने सिंधु घाटी, इंडस वैली के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ जातियों का उल्लेख नहीं है, फिर लेकिन जब आर्यों का आगमन होता है तो हमारे देश में एक नई प्रथा लागू होती है, उसमें जातियों का वर्णन है। तो उन जातियों के वर्णन के बारे में हमें जो समय के स्रोत हैं अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के, तो मिलते हैं। कौटिल्य के अनुसार भारत में 4 प्रकार की जातियां अर्थात 4 प्रकार के वर्ण थे। 4 प्रकार के वर्ण आप जानते हैं, आज भी लोग 4 प्रकार के वर्णों में विभक्त हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अलग तरीके से प्रदर्शित किया गया है। 4 जातियां जो है उच्च वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जातियां हैं। लेकिन मेगस्थनीज के अनुसार यहाँ 7 जातियों का उसने उल्लेख किया है। तो ऐसा लगता है कि मेगस्थनीज को यहाँ के जातियों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं रही होगी, या तो वो जातियों के बीच में या जातियों के विभेद को समझ नहीं सका रहा होगा, या वह जहाँ रहता था वहाँ इतनी विभिन्नताएं नहीं रही होंगी, क्योंकि चाणक्य कौटिल्य में के अनुसार जातियों में वर्ण संकर जातियां दर्शाई गई हैं। वर्ण संकर जातियां नई प्रजाति से आती हैं, जैसे निषाद हैं, और उसमें संथाल हैं, और मगध हैं, सूद हैं। ये सब जो जातियां हैं ये संकर जातियां हैं। निषाद हैं, मगध हैं, सूद हैं और बेग हैं। ये सब कौटिल्य के पुस्तक में संकर जातियों का उल्लेख मिलता है। लेकिन वहीं मेगस्थनीज ने 7 जातियों का वर्णन किया है, उसमें 7 जातियों में हम इस प्रकार से देखते हैं कि ये 7 जातियां जो इन्होंने लिखा है, इनकी इंडिका जो पुस्तक है, इंडिका पुस्तक में 7 जातियों को इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, अहीर, कृषक और इस प्रकार से और जातियों का इन्होंने वर्णन किया है। अर्थात सैनिक थे, कारीगर थे उसमें, और सभासद थे, अन्य शासक भी थे, मंत्रीगण थे। अर्थात इस प्रकार से उन्होंने 7 जातियों का उल्लेख किया। फिर से एक बार देख लें, 7 जातियां जो हैं दार्शनिक हैं, कृषक हैं, कृषक के बाद आपको बताया गया क्षत्रिय हैं, अहीर हैं, फिर उसके बाद सैनिक हैं, निरीक्षक हैं और सभासद हैं। तो इस प्रकार से इस दोनों के पुस्तकों के आधार पर इसमें 4 और 7 जातियां मिलती हैं। अब हम और आगे देखते हैं।
कि जातियों का भारत में एक बहुत बड़ा जाल है, समझना बहुत कठिन है। क्योंकि आज वर्तमान समय में आप जातियों के बारे में जानते होंगे कि भारत में 6,743 जातियां हैं, जो कि पूरे दुनिया में, क्या पूरे ब्रह्मांड में खोजिए तो इतनी जातियां नहीं मिलेंगी। भारत एक ऐसा अनूठा देश है कि यहाँ कोई चीज़ असंभव नहीं है। तो जातियों का इतना विच्छेद है। फिलहाल हम इंडिका और कौटिल्य के अर्थात पुस्तक से इतनी बातें समझ सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं विवाह की कंडीशन। विवाह कैसे होता था? विवाह की जो कंडीशन थी, जो स्थिति थी, पुत्री की आयु अर्थात कन्या की जो आयु होती थी 12 और पुत्र की आयु 16 वर्ष, ये विवाह के योग्य माना जाता था। विवाह जो होता था वह कौटिल्य के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते थे। 8 प्रकार के विवाह से शादी जो होती थी उसको इस प्रकार कहा गया है कि ब्रह्म विवाह, फिर उसके बाद दैव विवाह है, फिर उसके बाद आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, फिर उसके बाद असुर विवाह, गांधर्व विवाह, फिर उसके बाद राक्षस विवाह, फिर 50 विवाह। इस प्रकार से 8 प्रकार के विवाह आचार्य चाणक्य कौटिल्य के द्वारा बताया गया है। फिर से एक बार सुन लीजिए। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आर्य विवाह, चौथा है प्रजापत्य विवाह, अगला है असुर विवाह, फिर अगला है गंधर्व विवाह, फिर अगला है राक्षस विवाह, फिर अगला है 50 विवाह। 50 विवाह इस प्रकार से। और स्त्रियों और पुरुषों को पुनर्विवाह की भी व्यवस्था थी, अर्थात पुनर्विवाह भी कर सकते थे। पुरुष जो था, पुरुष प्रधान था, पुरुष को पुनर्विवाह की ज़्यादा मतलब परिता थी। क्योंकि अगर पत्नी के बच्चे ना पैदा हों तो वह दूसरी शादी करके अपने वंश को चलाने के लिए पुत्र पैदा कर सकता है, ऐसी व्यवस्था थी। ये ऐसा चाणक्य ने माना कि स्त्रियां जो होती हैं वो संतानोत्पत्ति के लिए ही होती हैं। तो इस प्रकार से विवाह की ये कंडीशन थी। फिर उसके बाद हम अगला देखते हैं स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की जो दशा थी, कहा जाता है कि यहाँ स्त्रियों की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी वैदिक काल व्यवस्था के अकॉर्डिंग। वहाँ से यहाँ की स्थिति कुछ अच्छी थी, लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी मात्रा में स्वतंत्रता नहीं थी। स्त्रियों को जो है अपने पति के विरुद्ध कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता था, और इस प्रकार से स्त्रियां जो हैं वो घर से ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलती थी। लेकिन मौका पड़ने पर वे शासन सत्ता भी संभालने के काम में आती थी, और सैनिकों में भी भर्ती होती हैं, गुप्तचर का भी काम करती थी। इस प्रकार राज्य की व्यवस्था में भी उनका कार्य होता था। इस प्रकार से और हम देखते हैं कि बहुत सी स्त्रियां स्वतंत्र जीवन जीने का भी काम करती थी, जैसे गणिका होती थी, वैश्या होती थी। ये लोग राजा को महल में नृत्य करने का काम करती थी, और वो विलासी एक प्रकार से वस्तुओं के काम भी खाने का काम करती थी। जो राजा होते थे उनके ऐसे भी कुछ राजा कंडीशन पैदा कर दिए थे कि उनके मनोरंजन के साधन महल में होने जरूरी थे। तो इस प्रकार से स्त्रियां जो थी, कई कंडीशन उनके थे। फिलहाल स्त्रियों की जो स्थिति थी कुछ अच्छी ही थी वैदिक व्यवस्था के अनुरूप। फिर हम लोग देखते हैं रहन सहन की स्थिति। रहन सहन का जो कंडीशन है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अन्न होते थे, दूध होता था, मांस भी लोग खाते थे। क्योंकि जैन और बौद्ध के अलावा सारे लोग मांस भक्षण भी करते थे, सुरापान भी करते थे। इस प्रकार से यहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा था। क्योंकि भारतीयों का प्रमुख भोजन के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में दूध ही था। क्योंकि पशुओं की अच्छी खासी यहाँ मात्रा हुआ करती थी। इसके बाद फिर यहाँ पर जब भोजन परसा जाता था तो एक तिपाया लगाया जाता था। तिपाये पर
सोने के कप रखे जाते थे और उसके बाद फिर उसमें प्लेट रखे जाते थे, उसमें चावल रखा जाता था, फिर अन्य प्रकार के व्यंजन रखे जाते थे। तो खान पान में मदिरा भी रहता था। लेकिन मेगास्थनीज ने जो वर्णन किया है उसने कहा है कि यहाँ के लोग, जनसाधारण जो लोग थे, वो ज़्यादातर मदिरा पान नहीं करते थे, बल्कि सादा सिंपल भोजन और साधारण जीवन, उत्सवों के ही मौके पर लोग मदिरा पान करते थे, ऐसा उसने दर्शाया है। लेकिन अंदर की बातें हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो, वो जहाँ रहता हो वहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं रही हो कि सार्वजनिक रूप से पेय पदार्थ के रूप में मतलब आप यूँ कहिए कि मधुशाला का प्रयोग होता था, ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम लोग देखते हैं दास प्रथा। दास प्रथा के बारे में कौटिल्य के अनुसार या वैदिक व्यवस्था के अनुसार दास प्रथा का एक महत्वपूर्ण स्थान था। कौटिल्य ने भी दासों के बारे में लिखा है कि दास हुआ करते थे, लेकिन मेगास्थनीज ने बताया कि यहाँ पर कोई दास नहीं हुआ करते थे, बल्कि सभी लोग एक स्वतंत्र थे, कोई दास किसी का नहीं होता था। लेकिन हो सकता है मेगास्थनीज को दासों के बारे में जानकारी नहीं रही हो, क्योंकि उसने 7 जातियों का वर्णन किया है, उसमें दास नहीं दर्शाया गया है। तो दासों के बारे में उसको सही जानकारी ना रही हो, या रही हो तो समझ ना सका हो, या उस कंडीशन में हो कि वहाँ पर दास व्यवस्था नहीं रहा हो जिस प्रकार से उसने 7 कंडीशन दर्शाए हैं, ऐसा भी माना जा सकता है। तो इस प्रकार इतिहास कई कंडीशनों से गुजरता है और इसको समझने के लिए हमें मध्यम मार्ग को अपनाना पड़ेगा। दास व्यवस्था को भी नकारा नहीं जा सकता है, ना तो स्वीकारा भी जा सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो इस प्रकार से दासों की भी कंडीशन थी। दास जो होते थे वो सेवा का काम करते थे। फिर इस प्रकार से यहाँ का जो रहन सहन था, दास प्रथा के बारे में आपने जान लिया। रहन सहन में थोड़ा सा हम प्रकाश डालें तो यहाँ पर जो रहन सहन के उत्सव भी होते थे, घोड़दौड़ भी होते थे और खेल कूद भी होते थे, नृत्य होते थे, संगीत भी, ये इनके रहन सहन। फिर हम लोग आगे चलते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे। आर्थिक स्थिति इकोनॉमिकल कंडीशन में कृषि है। कृषि भारत भूखंड की एक प्रधान क्रिया थी, अर्थात भारत एक उपजाऊ मिट्टी वाला देश है। यहाँ पर कृषि के कई प्रकार के उत्पाद होते थे। कृषि के द्वारा यहाँ पर 2 फसली कृषि होती थी, जिससे अनेक प्रकार के अन्न उत्पादन किए जाते थे। अन्न उत्पादन के कारण यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और सिंचाई का प्रबंध राजतंत्र के द्वारा हुआ करता था। तो इस प्रकार से कृषि, पशुपालन, फिर कृषि हुआ करता था, फिर उसके बाद पशुपालन, पशुओं का भी पालन यहाँ हुआ करता था, क्योंकि कृषि जो होते थे वो बैलों से जोते जाते थे और बैल से जुताई होती थी कृषि की, क्योंकि ये मिला है प्रमाण इसमें कि बैल जो जोतते थे लोहे के फार उनके बने होते थे। और कृषि करने के लिए 3 प्रकार की भूमियों का जिक्र मेगास्थनीज ने ही किया है। पहला किया है कि जुते हुए खेत, दूसरा कहा है कि बिना जुते हुए खेत, तीसरा कहा है कि बंजर अर्थात जो परती हुआ करते हैं। तो 3 कंडीशन उसने खेत का दर्शाया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं पशुपालन के बारे में। पशुओं का भी यहाँ पर बड़े पैमाने पे आज भी भारत में पशु जो है ब्राज़ील के बाद पहला, दूसरा भारत, ब्राज़ील पहले दूसरे नंबर पे हमेशा रहते हैं। फिर उसके बाद वाणिज्य एवं व्यापार। वाणिज्य एवं व्यापार का भी मेगास्थनीज ने वर्णन किया है कि भारत का जो व्यापार था वह काबुल से लेके कंधार और पश्चिम एशियाई देशों तक होता था। तक्षशिला होकर के स्थल मार्ग जुड़े होते थे। तो यहाँ से हाथी के दांत, मिट्टी के खिलौने, सोने आभूषण और रेशम के सूत आदि प्रकार के जो रेशम के सूत है, मल्ल है, अंग है, इन सब क्षेत्रों में सूत काटे जाते थे, रेशम के वस्त्र बनाए जाते थे। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ भारत से जो है आयात निर्यात भी होता था, मुख्य रूप से हाथी के दांत, मिट्टी के बर्तन और इमारती लकड़ियाँ और रेशम के वस्त्र। तो इस प्रकार से
यहाँ की आर्थिक कंडीशन जो ऐसी थी, वाणिज्य अर्थात व्यापार हुआ करता था। फिर हम लोग देखते हैं धार्मिक स्थिति, धार्मिक कंडीशन। मेरे बच्चों, यहाँ की धार्मिक कंडीशन जो थी, धर्म के अकॉर्डिंग लोगों का जो जीवन था चलता था। तो धर्म में कुल मिला जुला के धार्मिक कंडीशन अगर हम लोग देखते हैं, तो धार्मिक कंडीशन के आधार पर यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा अर्चना हुआ करती थी, जिसमें इंद्र थे और इंद्र देवता का, शिव का, विष्णु का, अग्नि का, कृष्ण का, आदि लोगों का जो है मूर्ति रूप में पूजा पाठ का क्रियाकलाप हुआ करता था। तो इस प्रकार से, लेकिन बौद्ध काल और जैन काल का इस पर ज़्यादा असर था, क्योंकि अशोक के समय में बौद्ध जो है राजधर्म हो गया था, क्योंकि कई और संप्रदाय हो गए थे, आजीवक, न्याग्र और बौद्ध जैन। तो इस प्रकार से पुरोहितों ब्राह्मणों का भी वर्चस्व था, लेकिन बौद्ध मौर्य काल में ज़्यादातर जैन, आजीवक और बौद्ध धर्म का ज़्यादा बोलबाला था और वो शक्तिशाली थे। इस प्रकार से कुल मिला जुला के देखा जाए तो दोनों कंडीशन थे, मतलब मूर्त पूजा भी था और मूर्त पूजा का विरोध भी था, मतलब दोनों कंडीशन। लेकिन मौर्य काल में ज़्यादातर बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार था। तो कंडीशन जो थी ऐसी ही थी। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि यहाँ का धार्मिक स्थिति क्या था। सभी लोग जो है अपने अपने हिसाब से धर्मों को मानते थे। तो अब यहीं पर एक क्लास लास्ट होती है, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।